वकालत का जो पेशा आपने चुना, ये क्यों चुना? जो भी चीज़ हमको गलत लगती है मैं उसके लिए कानूनी कार्रवाई करता हूँ। सर, बांगरमो तहसील जब हम जाते हैं, कई बार वहाँ पर जो दलालों की मंडी लगी हुई रहती है, बिना रिश्वत के सर काम नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जो रेवेन्यू विभाग है, ये विभाग में जनता भी पैसा देती है। अगर जनता स्ट्रिक्ट हो जाएगी, हम पैसा नहीं देंगे तो अफसर सब न्याय करेंगे। अगर आप रिश्वत नहीं दे रहे हैं तो आपकी फाइलों को कई बार दबा दिया जाता है, आपको बार बार ऑफिस में बुलाया जाता है, आपको चक्कर लगवाए जाते हैं बार बार। वैसे तो नियम बनाया है कि एक फाइल इतने दिन में निस्तारित हो जाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। तो सरकार को इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए भी इंतजाम करना चाहिए कि भाई अगर किसी का सर्टिफिकेट 8 दिन में मिलना चाहिए और 90 दिन तक नहीं मिला है तो सरकार को कहना चाहिए क्यों नहीं मिला है। आईपीएल में क्या हो रहा है सर, अब लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो सट्टा खिलवा रहे हैं, जो यूथ है उनके जाल में फंस जाता है और बहुत बड़ा कर्जा ले करके वो सट्टा खेलता है। पुलिस प्रशासन अगर सख्त हो जाए तो सट्टेबाजी बंद हो जाए। कानून अंधा है क्या? वाकई में कानून से अंधा ही है? पुलिस को सब कुछ पता रहता है। पुलिस ये जानती है कि ये दोषी है या निर्दोष, फिर भी जो है वो निर्दोष के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल कर देती है और दोषी को छोड़ देती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज हमारे खोपचा में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ लाई हैं जिनसे इलाके के भ्रष्ट अधिकारी और दलाल उतना ही डरते हैं जितना एक कुंवारा लड़का अपनी शादी के बायोडाटा में सच्चाई लिखने से डरता है। मिलिए फारूक अहमद साहब से। ये वो इंसान हैं जो सुबह चाय के साथ बिस्कुट नहीं बल्कि सिस्टम की कमियों के खिलाफ पीआईएल मतलब जनहित याचिका चबाते हैं। लोग अपनी बीवी के नखरों से परेशान हैं और फारूक साहब इस बात से परेशान हैं कि बांगरमो के टॉयलेट्स में दरवाजे हैं या नहीं हैं, या और ट्रेन अमृतसर जाएगी या बीच रास्ते में अमृत छकाएगी। इनकी फाइलें इतनी मोटी हैं कि अगर किसी घूसखोर अफसर के ऊपर गिर जाए तो वो बिना ऑक्सीजन के ही सरेंडर कर दें। बिजली का स्मार्ट मीटर हो या पुलिस की स्मार्ट दलाली, फारूक साहब के पास हर मर्ज की वो कड़वी दवाई है जिसे पीकर सिस्टम को दस्त लग जाते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज फारूक साहब अपनी याचिकाओं का वो हथियार निकालेंगे कि बड़े बड़ों के पेच ढीले हो जाएंगे। स्वागत करिए जनहित के सुपरमैन और दलालों के दुश्मन नंबर 1 फारूक अहमद साहब का। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो आपकी जो वकालत का जो पेशा आपने चुना, ये क्यों चुना, क्या कारण रहा? वकालत का पेशा हमने इसलिए चुना क्योंकि हम एक लोअर और मिडिल के बीच फैमिली के रहने वाले थे जी थे। तो बचपन में हमने गरीबी भी देखी थी, और सन 80 में जब मैं 14 साल था मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो उसके पहले फादर एक मुकदमा लड़ते थे जिसमें उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो कभी कभी फीस, वकील साहब की फ़ीस के लिए पैसा उधार लेकर भी जाया करते थे। तो इसलिए हमने कहा कि हम वकालत करेंगे और गरीब अमीर सभी के केस करेंगे और न्याय सभी को दिलाएंगे। और मैंने जो ये बीड़ा उठाया था जी, तो सन 1990 से आज तक मैं बराबर इस पर काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपनी फ़ीस मुकर्रर नहीं की कि भाई हमने अगर फ़ीस मुकर्रर कर देंगे तो उस फ़ीस मुकर्रर उसके पास नहीं है तो ये होगा मुकदमा वापस चला जाएगा। जी जी। तो इसलिए हमने जो जिसने दिया, जो कह पाया कि हमारे पास इतना ही बाबूजी है, तो हमने उसके केसेस को किया। जी। जैसे एक बार मैं आपको बताऊं, ये बांगरमऊ के पास एक गांव है भिखारीपुर रोड। जी जी। वहाँ एक बाकेलाल नाम के एक साहब रहते हैं। वो हमारे पास मुकदमा दायर करने के लिए आए और उनसे फ़ीस तय हो गई। जी। फ़ीस 40,000 रुपये तय हुई। तो उन्होंने हमको 5,000 रुपये दिए और कहा कि बाकी बाबूजी हम 35,000 रुपये आपको 8 दिन में देंगे। जी जी। तो जब बैठे थे तो मुझे ये लगा ये 35,000 गाँव के आदमी कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कहा ये बताओ ये पैसे का इंतज़ाम कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा भाई बाबूजी मेरे पास एक भैंस है, वो है तो 70-80 हज़ार की, लेकिन बच्चा देने में भी 3-4 महीने हैं। जी जी। इसलिए वो जो है अभी बिक नहीं पाएगी। सीसी लिमिट जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड था उसमें पूरी लिमिट हो चुकी है, वहाँ से भी नहीं मिल सकता है, तो हम खेत गिरवी रखेंगे। जी। तो जैसे उस आदमी ने कहा मैं खेत गिरवी रखता हूँ, तो मेरा मतलब ये कहिए कि दिल और कलेजा
दोनों थरथराने का कांपने लगे कि मैं वकील जिसका हो रहा हूँ वो खेत गिरवी रख के पैसा लाएगा। जी। तो हमने कहा नहीं, बाकीलाल जी आप जाइए, आपका मुकदमा हम ये जो 5,000 रुपये आपने दिए हैं इसी में से दायर कर दूँगा। अच्छा। तो उनके मुकदमे में चूँकि चकबंदी का था, बहुत कागज़ टाइप होने थे, जी जी। तो 6,500 रुपये खर्च आया था। 1500 अपनी अपनी जेब से लगा अपनी दिया जेब से 1,500 रुपये लगा करके जी। मैंने वो जमा किया, और हमने कहा भाई जब तुम्हारे पास हो धीरे धीरे देना। तो उन्होंने दिए कि नहीं दिए? उन्होंने देते हैं वो देते हैं, थोड़ा वो थोड़ा कुछ न कुछ देते हैं। अच्छा वो अच्छा। कभी कभी जब फसल असल होती है 2-3 हज़ार रुपये दे जाते जी। हैं अपने आप। अपने आप। लेकिन इसके बाद इस चीज़ से हमको एक सबसे बड़ी चीज़ मिली कि जब हमको 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं, एक तो चने का होला जी जी जी। और दूसरी मूंगफली का होला। जी होला का मतलब ये कच्ची खेत से खोद करके और उसको भून करके उसको होला कहते हैं। जी जी जैसे चना है जो कच्चा लगा है खेत में जी। और उसको क्या नाम पेड़ से तोड़ करके भून देते हैं। लकड़ी की वो क्या नाम भट्टी जो होती फूस है वूस लगा करके जी, जी। भून देते हैं, उसको होला कहते हैं। जी जी। तो वो बेचारे हमको हर साल मूंगफली के सीजन में मूंगफली का होला लेकर आते हैं और चने के सीजन में चने का होला लेकर आते जी हैं। जी। तो ये अपनों पैसा देते हैं, कभी कभी देते हैं कभी नहीं देते, लेकिन हमने कोई बात नहीं, मैं किसान हैं, गरीब हैं, अपने चल रहा है। अच्छा, सरकार की तरफ से सर फ्री जो सुविधाएं मिलती हैं जिसके लिए आदमी अपना केस लड़ सके, तो वो कैसे उसको मिल सकता है कि एक्चुअल उसको? में वो मिल सकता है जी। है उसके लिए एक पैनल है यहाँ पर, जी हाई कोर्ट में भी है, सिविल कोर्ट में भी है। जी जी। लेकिन एक्चुअल में बहुत इफ़ेक्ट नहीं है, लोगों को मुश्किल से मिलता है। फिर लोगों को जो वकील होता है, हालांकि सरकार जी, उसको सरकारी देती है, वकील। लेकिन वो भी बहुत केयर नहीं करते हैं, जी। इसलिए उस पर ज़्यादा लोगों की जागरूकता उस ओर नहीं है। हम्म। जिनके पास पैसा नहीं है उनकी भी जागरूकता नहीं है, वो भी किसी वकील को वहाँ जाते हैं, बाबूजी हमारा इसे कर दीजिए, हमारे अच्छा। पास पैसा नहीं, लेकिन वहाँ बहुत कम अप्लाई करते हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं मन से काम नहीं करते हैं, मन से दिल लगा केस में काम नहीं करते हैं, केस हाँ नहीं नहीं, पढ़ते। अब करते हैं या नहीं करते हैं ये तो अलग बात है, जी जी। लेकिन ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी हो नहीं पाई। अच्छा। हो सकता करते हो, जी जी हो सकता है बहुत से वकील बहुत मेहनत से काम करते जी हो, जी। लेकिन अब चूंकि जनता ही नहीं अगर किसी चीज़ पे विश्वास कर रही है तो उसका कोई मानी नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था और आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा आपने बांगर मुंह के लिए और अड़ोस पड़ोस के जितने भी क्षेत्र हैं बहुत सारे काम किए हुए हैं। मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था आपके पास, मुझे एक पत्रिका मिली थी जिसमें आपके बारे में छपा हुआ था और जो आपके सारे काम थे वो मैं पढ़ रहा था सर। उसको पढ़ते पढ़ते मुझे उन कामों को पढ़ते पढ़ते लगभग 5 से 7 मिनट लग गए सर। तो उन्हीं कामों में से सर एक काम मैं उठाता हूँ जिसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। बांगरों में बस स्टॉप बनवाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बांगरों में तहसील बनवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है सर, बांगरों में बस स्टॉप तो बन गया, ठीक है, लेकिन आज भी सर वहाँ पे बस नहीं जाती, एक भी बस नहीं खड़ी होती। हाँ, वो एक्चुअल में वहाँ पर थोड़ी सी वो जो प्लेस हमने चूज़ किया था, जी जी कहीं एक्चुअल में उस वक्त हमारी ये जो मंशा थी जी वो बस स्टेशन बनवाने की नहीं थी। जी मतलब वो हमारी मंशा ये थी कि हम यहाँ पर बस डिपो बनवाएंगे बांगर में। जी। तो इसीलिए वहाँ जो ज़मीन है वो बस स्टेशन के लिए तो 1 बीघे ज़मीन चाहिए, जी जी लेकिन हमने रोडवेज डिपार्टमेंट को 6 बीघे ज़मीन दिलाई थी, 6.5 बीघे ज़मीन। जी और ये ज़मीन इसलिए दिलाई थी कि जब हम बस डिपो बनवाएंगे तो बस डिपो में वर्कशॉप होगी, जी ARM का ऑफिस होगा जी और पूरा इस्टेब्लिशमेंट होगा, जी तो और गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए भी जगह जी। होनी चाहिए, क्योंकि जब बस डिपो बनेगा तो करीब 40-50 गाड़ियाँ तो इसी डिपो की बिल्कुल होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से छूटेंगी जी। और बस दूसरी जगह की आएंगी भी। लेकिन वो बस स्टेशन तो बना, लेकिन कुछ भी कह लीजिए, बीच में हम तबीयत भी ख़राब हो गई थी हमारी, इसलिए भी, और हम पूरी तरीके से काम नहीं कर पाए, जिससे हम उसको बस स्टेशन को बस डिपो में कन्वर्ट नहीं करा पाए। जी जी और ऊपर वाले ने चाहा और सब लोगों की ताकत जनता की हमारे साथ है, हाई कोर्ट की ताकत हमारे साथ है, जी तो हम इसको जल्द ही बस डिपो बनवाएंगे। जी तो जब बस डिपो बनाएंगे तो वहाँ से ही बसें छूटेंगी 40-50, जी जी जैसे देहरादून की बस बांगर मुंह छूटेगी, तो वो अपने आप आबाद हो जाएगा। जिस दिन बस डिपो बनेगा
वहाँ सब कुछ हो जाएगा। जी। तो हमारी मंशा एक्चुअल में बस डिपो बनवाने की थी, बस डिपो ही हम बनवाएंगे अच्छा। और इसके लिए बराबर कोशिश भी कर रहे हैं कि करेंगे। लेकिन सर अभी जो बस स्टेशन बना है मुझे लगता है वहाँ पे बस जानी चाहिए सर, और बहुत ही बाहर का प्लेस चूज किया गया, बांगरमऊ के नहीं, बिल्कुल वो बाहर। इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि अंदर को जैसे हमने बताया कि बस डिपो बनाने के लिए जी 5-6 बीघे ज़मीन चाहिए। जी जी। 5-6 बीघे ज़मीन कहीं रोड पे थी नहीं, 5-6 बीघे बीघे जमीन ज़मीन नहीं, कहीं हाँ सही, रोड पे नहीं बांगर में थी। तो नहीं मिलेगी अंदर। तो ये जो है 6 बीघे ज़मीन है, जी तो ये 6 बीघे रोडवेज़ को हमने दिलाई थी। हालांकि रोडवेज़ वाले कहते हैं हमको 1 बीघे चाहिए, जी जी 1 बीघे, तो हमने कहा 1 बीघा चाहिए, ये 6 बीघे ज़मीन है, इसको ले लीजिए, वरना गांव के लोग पट्टा कर देंगे, प्रधान लोग। बिल्कुल सही बात इसे है, फिर आप अगर चाहोगे भी तो नहीं मिल नहीं मिल पाएगी। पाएगी। इसलिए हम आपको आज ज़मीन ये फ्री ऑफ कास्ट दिला रहे हैं। जी तो वैसे तो डीएम ने जैसे ही ज़मीन पसंद हुई रोडवेज डिपार्टमेंट को, डीएम ने सर्किल रेट के हिसाब से जी करीब हमको लगता है 2 करोड़ के करीब कहा कि हमारी ज़मीन है ये। लगभग लोग 2 करोड़ की जमीन थी, 6 जो बीघा ज़मीन वहाँ की, पर। हाँ। जी तो उस पर उन्होंने तो रोडवेज ने कहा साहब हम बताइए रोडवेज बस स्टेशन कैसे बनाएंगे जब इनको हम पैसे ज़मीन देंगे। हम्म। तो कोर्ट ने भी हमसे कहा कि भाई आप कोशिश करिए, आप भी कोशिश करिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं। हम्म। तो उस वक्त पुराना जमींदारी खात्मा कानून जो था जी जी उसमें एक सेक्शन 17(6) था, जी 17 सब सेक्शन 6, जी तो 117 जी उसमें था कि अगर कहीं डेवलपमेंट इफेक्ट हुआ हो तो एक अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी सेमी गवर्नमेंट को देती है, और जो अगर कोई डेवलपमेंट इफेक्ट हुआ हो तो वो ले सकती है डैमेजेस। जी जी तो हमारा कहना था कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो डेवलपमेंट उसका रोडवेज के बस स्टेशन से होगा, जी ऐसे तो है ही नहीं। तो वो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजय किरण आनंद साहब थे, जी उन्होंने फिर हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे इस ज़मीन को फ्री ऑफ कास्ट रोडवेज विभाग को 6 बीघे दी थी। तो अभी रोडवेज के पास 6 बीघे हाँ, जमीन 6 हुई। बीघे ज़मीन। अच्छा अच्छा। तो अब हम जो अगर हम वहाँ पर बस डिपो बनवाएंगे, जी जी इसको बस स्टेशन से बस डिपो में कन्वर्ट कराएंगे, तो वहाँ हमको ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी ज़मीन सफिशिएंट है वर्कशॉप के लिए, ऑफिस के लिए, और हमारी जो बसें होंगी वो सब खड़ी हो सकती अच्छा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बांगरमऊ में जब बस स्टॉप बनेगा और बहुत सारी जब बसों बस का आना डिपो। जाना होगा, बस डिपो जब बन जाएगा तो बहुत सारी बसों का आना जाना हो जाएगा, तो उससे बहुत व्यापार को भी फायदा मिलेगा और जो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी उस वजह से। जी जी। अगला सर हमारा सवाल आपसे रहेगा सर, जैसा कि बांगरमऊ में बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे बांगरमऊ है या और जो क्षेत्र हैं, बांगरमऊ विधानसभा है, सफीपुर है और अपना उन्नाव है, ऐसे मैंने कई जगह देखा रिक्शा वसूली पर रिक्शा वालों से 20 रुपए लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लेकर के रिक्शा वालों ने कई बार तहसील में जाकर के धरना प्रदर्शन किया, एसडीएम को कई बार एप्लीकेशन भी दी गई, नगर पालिका वहाँ का जो पैसा वसूल करता है 20 रुपए का। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये रिक्शे वाले जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, ये किस तरीके से 20 रुपए इनको ना देना पड़े, इसके लिए क्या कानूनी रूप से काम किया जा सकता है? इसके लिए एक्चुअल में पहले से हमको पता नहीं था, जी नहीं तो हम इसको देख के आते कि नगर पालिका अधिनियम में जी जी इनको लेने का अधिकार है या नहीं है, जी इस पर अभी हम श्योर नहीं। जी जी हम आज ही जा कर के इसको तैयारी करेंगे, अगर ये नहीं ले सकते हैं और लेते हैं तो इसके खिलाफ हम पीआईएल फाइल करेंगे। सर पीआईएल, आपको मैं जानकारी एक चीज़ और दे दूं, इसको लेकर के आप ये मत समझिएगा कि कुछ मुट्ठी भर लोग इसमें परेशान हैं, इसमें सर बहुत सारे लोग, हजारों रिक्शे वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सर बांगरमऊ विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अन्य विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, वहाँ के रिक्शे वालों से भी 20-20 रुपये वसूले जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा पिछली शासनकाल में सरकारों में मैजिक वालों से और बस वालों से पैसा लिया जाता था, फिर कुछ दिन बाद उनके बस अड्डे बंद हुए, जो पैसा लिया जाना था वो बंद हुआ, उसके बाद में अब रिक्शे वालों से 20 रुपये, मैजिक वालों से 20 रुपये, ये सारी चीज़ ली जा रही हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि अगर इसके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा थोड़ा सा। नहीं, अध्ययन करके बिल्कुल करेंगे जी, और क्योंकि जी इसमें अगर पीआईएल वगैरह करके या कुछ भी हम किया जा करेंगे, सकता। बिल्कुल करेंगे पीआईएल। और देखिए, हमको जो भी चीज़ गलत लगती है, जी जो भी चीज़ हमको गलत लगती है, मैं उसके लिए कानूनी कार्रवाई करता हूँ। जी हम और ये हम आज आपने हमारे इल्म में आया है, जी क्योंकि अब वकील भी हैं, बहुत से काम रहते हैं, तो इसलिए तमाम चीज़ें हमारे इल्म में ही नहीं आती हैं। जी आज पहली बार इल्म में आया हमारे कि रिक्शे चालकों से भी पैसा लिया है। 20 रुपये ले जा रहे हैं।
ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर नहीं, ज़रूर बिल्कुल कुछ ना करेंगे, कुछ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। करेंगे। अगला सर, आपने अभी पोस्टमार्टम की जो विभाग है उसमें पोस्टमार्टम हाउस की आपने उम्मीद का एक दिया जलाया हुआ है लोगों के मन में। तो आपको क्या लगता है ये दिया कब तक जल जाएगा? ये दिया जल्दी जल जाएगा, जी, जल्दी जलेगा, क्योंकि ये कोई असंभव काम नहीं है, क्योंकि हरदोई ज़िले की तहसील संडीला में पोस्टमार्टम हाउस है। जी, लखीमपुर खीरी की एक निघासन तहसील है, जो वहाँ से 50 किलोमीटर है, जी, खीरी से। वहाँ भी बनाया गया दूरी को देखते हुए। संडीला की दूरी भी 55 किलोमीटर है, 50-55 है जी, जी, हरदोई से। और ठीक उसी तरीके से बांगरमऊ की भी दूरी 50 किलोमीटर है। और दूसरी बांगरमऊ में एक प्लस पॉइंट है पोस्टमार्टम हाउस के लिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे बांगरमऊ से होकर गुजरा है, जी, 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 जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। जी, अब होता क्या है कि जैसे एक कार में 4 लोग जा रहे थे, 2 की डेथ हो जाती है जी, एक्सीडेंट, 2 घायल हो जाते हैं। जी, तो घायलों का तो इलाज बांगरमऊ में होता है, और जो मृतक होते हैं उनकी डेड बॉडी भेज दी जाती है उन्नाव जी, पोस्टमार्टम के लिए। तो जो फैमिली मेम्बर आता है, अब उन्नाव जाए कि बांगरमऊ में इलाज करवाए, हाँ, तो फैमिली मेम्बर्स को बहुत परेशानी होती है। साथ ही साथ जो शव हैं, जी, चाहे वो शव किसी का भी हो, और हमारे वहाँ तो हमारे धर्म में शव की मान्यता जो है, वो माना जाता है कि शव हम लोगों से ऊपर है। जो जीवित इंसान है उनसे शव ऊपर है। तो शव को भी बहुत तकलीफ होती है, बांगरमऊ से उन्नाव गई, उन्नाव से फिर लेकर पोस्टमार्टम होकर के आई, परेशानियाँ होती फैमिली मेम्बर्स को भी, और साथ साथ शव को भी तकलीफ होती है। जी, तो हमने जिंदा लोगों के लिए तो बहुत काम किए थे, तो हमने कहा एक काम ऐसा करें जिससे जो मृतक हैं उनको फ़ायदा हो। जी। तो ये बहुत जल्द बन जाएगा बांगरमऊ हाँ, में। और इससे वाकई में मैं भी जब आपके में पढ़ रहा था, आपने शायद पीआईएल भी डाल रखा है इसके लिए, जन जांच का विद्यार्थी। अच्छा, अगला सर सवाल हमारा आपसे ये है कि बांगरमऊ सर तहसील बन गई और उसमें काफ़ी आपने, मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया कि आपने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और काफ़ी पैसा भी खर्च किया है अपना। लेकिन सर बांगरमऊ तहसील जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सर बिना रिश्वत के कई बार वहाँ पर जो दलालों की मंडी लगी हुई रहती है, इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिना रिश्वत के सर काम नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये जो रेवेन्यू विभाग है, जी, ये विभाग में जनता भी पैसा देती है। पैसा जो है वो एक्चुअल में जनता का भी हाँ, ये है कि अपने फेवर में कराने के लिए जनता भी पैसा देती है। अगर जनता स्ट्रिक्ट हो जाएगी, हम पैसा नहीं देंगे, तो अफसर सब न्याय करेंगे। जी, तो इसलिए इसके खिलाफ वो जो भ्रष्टाचार है, जी, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, बीच बीच में इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही है। जी, वरना हम तो तहसीलों के भ्रष्टाचार को आज नहीं, हम अपने बचपन से देख रहे हैं, साहब तहसीलों में भ्रष्टाचार होता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार जो है ये दूर हो। जैसे सर आपने एक बात अच्छी कही कि जनता खुद देती है, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिकारियों से ज़्यादा जनता में व्याप्त है। ये आपसे निष्कर्ष निकलता है आपकी बातों से। तो सर ये है ना कि अगर आप रिश्वत नहीं दे रहे हैं तो आपकी फाइलों को कई बार दबा दिया जाता है। आपको बार-बार ऑफ़िस में बुलाया जाता है, आपको चक्कर लगवाए जाते हैं बार-बार। उससे निजात कैसे मिलेगा सर? कहाँ देखिए, हम उसके लिए शिकायत बताते कर हैं सकें? एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त होना चाहिए। जी, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे होता क्या है, अब तहसीलदार की शिकायत एसडीएम को की जाए, जी, जी, एसडीएम सुनता नहीं है, जी, या एसडीएम की शिकायत डीएम से की जाती है तो डीएम साहब भी नहीं सुनते हैं। जी, जी, कहते हैं ठीक है, आख्या दीजिए, मतलब जिसने गलत किया उसी से आख्या मंगा लेते हैं। जी, तो वो आदमी कहता है अच्छा आइए आपको बताते हैं कैसे आख्या देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो हैं, व्याप्त हैं, और इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब चूँकि ये सरकार जो है वो काफ़ी कोशिश, ये आई थी इसी की हम कोशिश करेंगे, तो इस सरकार को कोशिश करना चाहिए कि क्योंकि भ्रष्टाचार। जैसे सर मैं एक बहुत उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे किसी को आय जात निवास अपना बनवाना है या अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, छोटा सा काम। उसके लिए सर पता है, अगर एक कागज़ बनवाना है आपको 6-6, 7-7 बार आपको ऑफ़िस में दौड़ा लिया जाता है। क्योंकि जब आपको वहाँ पे ऑफ़िस में जाना पड़ता है, तहसील जाना पड़ता है, तो आपको अपनी जो रोज़ी-रोटी है, डेली जो कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको उनकी रोज़ी-रोटी भी बर्बाद हो जाती है उन दिनों की, जिन दिनों तहसील में दौड़ते हैं। तो ये भ्रष्टाचार है, हमें लगता है
ये बहुत इस पे काम करने की ज़रूरत, जैसे कि आपने भी कहा है। तो सर कानूनी रूप से जो आपने बताया कि अगर हम तहसील में इस तरीके से व्याप्त हैं तो शिकायत को लेकर किसके पास जाएं कि हमारी बात तुरंत सुन ली जाए, कि इस पर कार्रवाई देखिए की ऐसा जाए? है, इस पर सरकार को सख्त होना चाहिए। जी सरकार को इस चीज़ के लिए कि वैसे तो नियम बनाया है कि एक फ़ाइल इतने दिन में निस्तारित हो जाए, जी जी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई है कि आज 3 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, तो सरकार को इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए भी इंतज़ाम करना चाहिए जी कि जो भाई अगर किसी का सर्टिफिकेट 8 दिन में मिलना चाहिए और 90 दिन तक नहीं मिला है, तो सरकार को कहना चाहिए क्यों नहीं मिला है। हम्म तो एक इसके लिए सरकार को भी कोशिश करना चाहिए। हम्म और चूंकि हमारे पीआईएल के क्षेत्र का ये मामला नहीं है, हम्म पीआईएल हम करेंगे तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन रहेगा, उसके बाद में फिर वही मामला वही हो चीज़ जाएगा। चालू हो जाएंगी। तो इसलिए सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और इसका कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जिससे कि मतलब वो पब्लिक नहीं, अपने आप मॉनिटरिंग हो उसकी। ऑनलाइन के थ्रू जोड़ करके भी सारी चीज़ की जा हाँ, किया सकती जा है ना सकता है, ऑनलाइन करें। सर? एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था तो रिसर्च कर रहा था आपके आने से पहले, तो सर बांगरमऊ में 2 ट्रेनें चलती, रेलवे स्टेशन है वहाँ पे 2 हैं, बालामऊ से कानपुर और कानपुर से बालामऊ, ये 2 ट्रेनें हैं। अधिकतर आपने देखा है, आपने भी सुना होगा कि वो बंद ही रहती हैं किन्हीं कारणोंवश। और 2 ट्रेनें सर और गुजरती हैं, एक अमृतसर गुजरती है, एक जम्मू तवी गुजरती है। तो सर उसको लेकर के अगर वो रुकने लगे वहाँ पर, उससे जो वहाँ पर रोजी रोटी कमाने का जो साधन है वो भी बढ़ जाएगा, और जो वहाँ पर काम करने वाले जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पर असर पड़ेगा। जो जनता है, जैसे आपको अगर ट्रेन पकड़नी है कश्मीर के लिए, अमृतसर के लिए, पंजाब के लिए, तो आपको उन्नाव जाना पड़ रहा है। तो आज जनता अगर बांगरों में वो ट्रेनें रुकने लगे, इसके लिए सर कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है? हमने इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को और रेलवे मिनिस्टर को, रेलवे बोर्ड को हमने लिखा था जी जी कि यहाँ पर जो है ये बांगरमऊ और उसका क्षेत्र की जो आबादी है जी वो करीब है 3-4 लाख है। जी जी तो 3-4 लाख आबादी जो है वो सफ़र करती है यहाँ से, बांगरमऊ से। तो अगर ये दोनों ट्रेनें, किसी को अमृतसर जाना, यही हमने लिखा था, अमृतसर जाना है तो पहले उन्नाव जाए या जी कानपुर जाए, जी वहाँ से फिर वो जाए अमृतसर, जी या अमृतसर है, जम्मू तवी है, जी जम्मू तवी जम्मू भी जाती है, जी जी तो उसके लिए उन्नाव जाए, वहाँ से रिजर्वेशन कराए तब वो, या वहाँ से मान लिया बालामऊ जाए, वहाँ से रिजर्वेशन कराए। जी जी तो इसलिए ये ट्रबलसम है। और हमने प्राइम मिनिस्टर से भी कई बार कहा कि आप लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत, और आपको चाहिए कि आप यहाँ पर इन दोनों ट्रेनों का क़याम करें। जी और चूँकि ये हफ्ते में शायद 3 दिन चलती हैं, तो इसके लिए हमने किया था। और ये शायद समाचार पत्रों में भी प्रकाशित इसको हुआ हो। प्राथमिकता से दिखाया गया था। जी करीब हमको लगता है शायद 24-25 अखबार, जितने भी अखबार यूट्यूब से लेकर जी जितने जी हैं, जी सारे अखबारों ने इसको दिखाया था। जी। जैसे कि सर ये है ना कि अभी सर जम्मू तवी है वो 2 दिन जाती है, मैं आपको अवगत करा दूं, पहला बुधवार को और शुक्रवार हाँ, को, ठीक है। दिन जाती है, और सर जो अमृतसर है वो हमारी सोमवार को 3 दिन जाती है, जाती है। सोमवार को सिर्फ 3 दिन, मतलब ये 2 ट्रेनें 3 दिन समय लेती हैं। तो अगर सर ये रुकने लगे ना तो वहाँ के व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और वहाँ पर जो रहने वाली जनता है उसको बहुत सहूलियत नहीं, मिलेगी। बहुत सहूलियत है, क्योंकि देखिए ऐसा है, कुछ लोग पंजाब कमाने जाते हैं, जी जी कुछ लोग कलकत्ते कमाने जाते हैं, जी। तो वो जो गरीब तबका है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। तो मैं भी चाहूँगा कि जो आला, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, शायद उनके हस्तक्षेप से और आपके प्रयासों से ये 2 जो ट्रेनें हैं, बालामऊ कानपुर और ये अमृतसर, और ये पता 3 नहीं ट्रेनें क्या हैं। है, जी जी जनप्रतिनिधि इस वक्त कोशिश कम करते हैं, जी क्योंकि अभी तक समाचार पत्र में जी ना हमारे विधायक की कभी कोई आई है खबर जी जी। कि जम्मू तवी और अमृतसर एक्सप्रेस रोकी जाए, जी ना हमारे जो सांसद महोदय हैं जी वो भी काम करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। तो जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। जी उनका फील्ड जो है पार्लियामेंट जी है, जी असेंबली है, हमारा फील्ड हाई कोर्ट है। जी जी तो हमारे दोनों के क्षेत्राधिकार भी अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से, वो लोग भी काम करते होंगे, क्या जी, जी। करते हैं क्या नहीं करते हैं भाई, हम उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होगा। जी जी।
कानूनी रूप से सर कुछ अमली जामा पहनाया जा सकता है बनाया क्या जा इसको? सकता है। इसके लिए पीआईएल फाइल करने के लिए हमने कहा था, जी हमने नोटिस दे रखी थी जी जी। कि हम पीआईएल फाइल करेंगे। वो इधर कर नहीं पाए, अब करेंगे उसको। किया नहीं उन्होंने, हाँ नहीं, हम करेंगे। आप करेंगे। हाँ, PIL ठीक ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल कीजिएगा और काफ़ी इस पे लोगों को आराम मिलेगा। सर मैं पढ़ रहा था आपने संडीला रोड पे जो ओवर ब्रिजेस हैं या अंडरपास है, क्योंकि संडीला रोड की जो क्रॉसिंग है सर, उसकी वजह से कई मिनटों तक लोग जाम में फंसे रहते हैं, कई बार एम्बुलेंस भी फंस चुकी है वहाँ पर, और उसको लेकर के क्या असर किया जा सकता है, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग या अंडर ब्रिज पास बनवाया जाए? नहीं, वो तो बन रहा है, जी वो तो हमने पीआईएल फाइल की थी, उसके लिए बन रहा हो। जी जी एक्चुअल में संडीला में 3 रेलवे क्रॉसिंग है। जी संडीला जो है, जो रेलवे लाइन निकली है, जी रेलवे लाइन की उत्तर की तरफ जो संडीला की आबादी होगी जी तो करीब 80-85% होगी, जी जी। या 90% भी हो सकती है। और जो दक्षिण तरफ है, जिधर ये लखनऊ रोड आता है, जो आजकल नेशनल हाईवे हो गया है, जी ये उत्तर तरफ है, दक्षिण तरफ है। जी जी तो संडीला का आदमी पहले रेलवे क्रॉसिंग पार करेगा, तब वो उस पर आएगा जी नेशनल हाईवे पे। तो होता क्या है, इस पर करीब करीब 100 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं। जी ये जो लखनऊ से वाया संडीला हरदोई होती है जो ट्रेनें, रेलवे लाइन है, इस पर 100 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं, इसलिए ये 24 घंटे में 20 घंटे बंद रहता है। हाँ तो एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक शादी में गया था, जब वापस आ रहा था तो एक लेडी को हार्ट अटैक हुआ था और वो लखनऊ ला रहा था। तो उसके बाद में वहाँ देखा कि वो क्रॉसिंग बंद। गेट बंद हो गया। जी जी अब चूंकि 3 गेट हैं, तीनों गेट ही हैं, जी जी तो कहीं से जा नहीं सकता, जी कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए वो बेचारा परेशान हो रहा था। वो तुमने क्या कहना, मेरी माँ का हार्ट अटैक हुआ है। तो उसी दिन जब मैं संडीला से लखनऊ आया शादी के बाद, तो उसी दिन मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी, रेल मंत्री को लिखी कि साहब यहाँ पर किसी एक गेट पे जी जी क्रॉसिंग, 3 क्रॉसिंग है, जी इन तीनों क्रॉसिंग में से किसी एक क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज बना दिया जाए। तो जब ओवरब्रिज बन जाएगा तो जिधर ओवरब्रिज है, हम अपने मरीज को या जिसको भी ले जाना उससे तो उधर चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिर उसके बाद में फिर वो प्रपोजल गया, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, 2-4 महीने में बन जाएगा। 2-4 महीने, हाँ काफ़ी सहूलियत मिलेगी सर उससे। जैसे हमने बताया कि जाम लग जाता है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों जाम में लगने नहीं, जब कभी कभी कोई आदमी बीमार होगा, हार्ट अटैक होगा, कुछ होगा, जी तो उस वक्त ये लगेगा उसकी फैमिली को कि 1 घंटे हम जाम में फंसे रहे, जी इसकी वजह से डेथ यही हो गई, जी लखनऊ नहीं पहुंच पाए। जी। और एक साथ कभी कभी 3 ट्रेनें निकलती हैं। हाँ काफ़ी लंबा समय। जैसे हम गेट पे, वहाँ गेट पे पहुँचे, गेट बंद हो गया, लखनऊ से कोई ट्रेन जा रही, जी जी। उसके बाद में लखनऊ वाली निकल गई, तब तक पता चला कि वो दूसरी आ गई, वो बालामऊ से आ रही है, उसकी वजह से बंद रहा। उसकी थोड़ी देर बाद जब बालामऊ वाली जब तक निकली, तब तक पता चला एक मालगाड़ी आ रही है लखनऊ से। हाँ हाँ। तो अब रुका, ये हुआ कि 1.5 घंटे 2 घंटे वहाँ पर बंद रहा गेट। तो जो मरीज होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। अच्छा सर, इस चीज़ पे जब काम करिएगा तो एक निवेदन हमारा आपसे एक और रहेगा कि जो लखनऊ रोड पे जो क्रॉसिंग है उसके भी ज़रूर उसको शामिल कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है कई मिनटों के लिए। अगला सर हम आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने बांगरमऊ के लिए बहुत सारा काम किया है, बांगरमऊ की जनहित में बहुत सारे काम किए हैं, जिनको गिनाने अगर मैं बैठ जाऊँ तो 5 से 6 मिनट यूँ ही निकल जाएंगे ब्लिंक ऑफ आइज़ में। सर एक मैं एज अ जनसेवक अगर आप काम कर रहे हैं तो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि बांगरमऊ में ट्रैफिक जाम की सर समस्या बहुत है, उसके लिए सर आपने कुछ दिमाग में खाका तैयार बिल्कुल, किया है? हमने इसके लिए कि पीआईएल भी की थी। जी जी। हमने इसके लिए बांगरमऊ में जाम खत्म करने के लिए एक पीआईएल की थी कि रिंग रोड बना दिया जाए। जी वो जैसे जो वो क्या नाम, बिल्हौर रोड जो है, जी 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 वहाँ से एक बाईपास आया है ये हरदोई रोड के लिए। जी हमारा ये कहना था कि हरदोई रोड से वाया संडीला रोड, लखनऊ रोड होता हुआ फिर हरदोई रोड में जोड़ा जाए। जी जी और इससे क्या होगा, जो ट्रक आते हैं, ट्रक या बसेस बाहर जी या बड़ी बड़ी जो ट्रैफिक वो है, हाईवे वाहन है, जी। या जिस आदमी को बांगरमऊ से लेना देना नहीं है, हाँ हाँ वो आदमी बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमने पीआईएल फाइल की थी, उसमें ऑर्डर भी हुआ था। ऑर्डर के बाद में जब कंटेम्प्ट फाइल किया तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। जी
तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि उस वक्त जो थे उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है, हम बांगरमऊ का जाम तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 ब्रिजेस बनेंगे वो बनेंगे रेलवे स्टेशन पे, 3 बल्कि। जी एक जो बाईपास से जो हरदोई रोड के पास जो है वो वहाँ पर रेलवे का बनेगा, फिर संडीला पे ओवरब्रिज बनेगा, संडीला रोड पे। जी जी फिर वो जो आपके मऊ के पास जो है जी वहाँ बनेगा, जी तो 2 तो रेलवे के पुल होंगे। जी तो उन्होंने कहा भाई हम अगर ऐसे ही ख़त्म कर दें जाम, हाँ तो हमने कहा भाई हमको तो जाम से मतलब है, हाँ जाम ख़त्म कर दीजिए। जी तो उसी वक्त उसी PIL के उसमें डिवाइडर बनाया गया था जी, और वो नाला बनाया गया था, सड़कों का चौड़ीकरण जिसकी बात कर चौड़ीकरण भी जी, हुआ था। जी, दूसरे ये कि 11 करोड़ सेंक्शन हुए थे उसके लिए, जी जी और वो नाला खोदा गया था दोनों तरफ। जी। तो ये खोदा गया था इसलिए कि यहाँ पर कोई आदमी जो है इससे आगे नहीं बढ़ेगा दुकानदार। सर अगला जो हमारा सवाल है सर आपसे, सर IPL वगैरह मैच वैच तो खूब देखते होंगे, देखा है, देखते हैं कि नहीं अपने जमाने में जब कपिल देव मैच साहब, का ज़्यादा अजहरुद्दीन इंटरेस्ट साहब? नहीं रहा जी, हमको, मैच का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, पढ़ाई जी। लिखाई में लगे रहे इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं सर रहा। लेकिन पता है इस समय एक तरीके से IPL के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुना होगा आपने। IPL में क्या हो रहा है सर, अभी बेटिंग ऐप्स जो थे जिन पर सट्टा लगाया जाता था, जिन पर बोली लगाई जाती थी कुछ नंबर्स पर, तो उनको सरकार ने तो बैन कर दिया। लेकिन सर आज मैं देख रहा हूँ जो अलग अलग जो क्षेत्रीय लेवल पे, जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो सट्टा खिलवा रहे हैं, और उनसे जो हमारा युवा है, जो यूथ है, उनके जाल में फंस जाता है और बहुत बड़ा कर्जा ले करके वो सट्टा खेलता है। तो इसको सर कानूनी रूप से क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या पुलिस की एक्चुअल संलिप्तता में है? इसमें पुलिस को चाहिए जी कि इस पर एक्शन ले। जी पुलिस प्रशासन अगर सख्त हो जाए तो सट्टेबाजी बंद हो जाएगी। जी। कई बार सर कर्जा ले करके लोगों से उसके बाद में वो सट्टा लगाते हैं, लाखों रुपए कर्जा, वो कई लोगों को मैंने सुना है कि लाखों रुपए कर्जा ले लेने के बाद में खुद मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो टेंशन नहीं लगता है उनके दिमाग पे, डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए सट्टेबाजी गैर कानूनी है। जी जी अगर सट्टेबाजी कानूनी होती जी तो हम PIL फाइल करके गैर कानूनी बनवाते, उसको जी करवाते गैर कानूनी। जी जी लेकिन चूंकि सट्टेबाजी जो है वो गवर्नमेंट ने पहले से वो गैर कानूनी कर रखा है, जी तो इसमें पुलिस और प्रशासन ही इसको रोक लगा सकते। जी जी। और अगर पुलिस प्रशासन चुस्त हो जाए तो सट्टेबाजी बंद हो जाएगी। मैं भी चाहूँगा कि बांगोर में जिस तरीके से गली गली में सट्टा खिलवाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी बंद हो। सर अगला सवाल जो सर है ना हमारा, कि वो नशा सर बांगरों में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि छोटे छोटे बच्चे नशे में संलिप्त होते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि नशा ऐसे बिक रहा है, जैसे पुड़िया में प्रसाद ऐसे बांटा जा रहा है अलग अलग तरह से। तो हर महिला और माँ का सपना होता है कि उसको घर में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो नशा करे। तो क्या सर इसको कानूनी रूप से कुछ अमली जामा ऐसा पहनाया है, जा सकता है क्या? शराब की बिक्री जो है जी उसकी तो सरकार लाइसेंस देती है। जी 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 तो जब सरकार ने लाइसेंस दे दी कि शराब बिके, तो कोई भी आदमी जाएगा और शराब लेकर के पिएगा। जी। उसको कानूनी जामा तो नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद ही कहा है कि आप लाइसेंस दिया पीजिए, आपने। लाइसेंस दीजिए, ठेके दिए, ठेके जी। ऑलरेडी लाइसेंस दे रखे हैं। तो इसमें अब वो अमली जामा तो नहीं पहनाया जा सकता। सरकार से जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, इसलिए शराब की बंदी करें। शराब के जो ठेके हैं, शराब बंदी जैसे बिहार में हुई थी, जी बिहार में हुई थी, या और कई शायद कहीं और गुजरात में सर, गुजरात में जी। हुई थी। तो इस तरीके से शराब बंदी यहाँ भी की जाए। सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस मामले में, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी यशस्वी और लोकप्रिय हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, और योगी भी हैं, जी जी तो इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए और इसकी ओर कि ये शराबबंदी, भले ही इससे सरकार को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है, फिर भी इसको बंद करें, जिससे हमारा यूथ जो है, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शराब में लिप्त हो रहे हैं, वो कम से कम बच सकें। सर सवाल हमारा सर यही है कि बांगरमऊ को जिला बनाने की कार्रवाई आपने बहुत दिनों से चल रही है, और जब भी चुनाव आते हैं और इस चीज़ की बात चालू हो जाती है। एक्चुअल में जी। ये जिला बनाने की बात जो है, जी बांगरमऊ जिला बनेगा, बनना चाहिए, जी
ये हमने इतनी जागरूकता पैदा कर दी जी कि पूरी जनता जो है बांगरमऊ क्षेत्र की, जी वो ये कहने लगी कि हमारा बांगरमऊ जिला होना चाहिए। जी जी तो सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जी क्योंकि सरकार हमेशा चाहती है कि जनता की मर्जी के अनुरूप काम करे। जी हर सरकार की मंशा होती है जनता के अनुरूप काम करे। तो बांगरमऊ जनपद आज नहीं तो कल जी ये जिला बनेगा। अच्छा सर, एक चीज़ है कि इसमें क्या क्या फ़ायदे इससे हो जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, देखिए, आम जनता जानना चाहती है। जिला बनने से ये फायदा होगा जी कि जितने जिला स्तर के ऑफिसेज हैं, जी जैसे DIOS, BSA, जी जिला अधिकारी, जी जी ये और और जो जेल अन्य हो ऑफिसेज, जाएगी, जी SP ऑफिस हो जाएगा। जी जी तो जिले की जब जिला बन जाएगा तो पूरा एक बहुत बड़ा, हमको लगता है कि 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जी जी सारे डेवलपमेंट के काम हो जाएंगे। जी भाई जेल बनेगी, DM कार्यालय बनेगा, सिविल कोर्ट बनेगा, तो इसलिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जी जाएगा। जी और साथ ही साथ यहाँ पर उसके जो रोज़गार के अवसर भी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी सर, अगला सवाल सर हमारा ये है आपसे, सर पॉर्न जैसे कि जो अडल्ट वीडियोस हैं सर, उसमें क्या है कि लोग पहले जब अडल्ट वीडियोस देखते हैं तो उनको सर बाद में उनको कॉल करके ब्लैकमेल किया जाता है कि आप अडल्ट साइट्स पे गए थे और वहाँ पे इस तरीके कंटेंट देख रहे थे और आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई थाने में या कोतवाली में, जहाँ पे बताते हैं जब फ़ोन करते हैं सर स्कैमर आपको, तो सर आदमी डर जाता है और डरने के बाद में फिर उनको पैसे देने लगता है। तो सर जब इस तरीके के, देखिए अडल्ट वाली जो मूवीज़ हैं, अडल्ट जो C ग्रेड की जो चीज़ें आ रही हैं निकल के, इस पर बैन है, लेकिन कई जगह आप ओपनली देख सकते हैं, सब देखते हैं भी, मुझे लगता है बहुत सारा, एक बहुत बड़ा हाँ, यूट्यूब पर भी यूट्यूब देख पे सकते भी हैं। है और भी अलग अलग वेबसाइट से वहाँ देखा जा सकता है। तो सर अगर जब किसी का कॉल आए तो कानूनी रूप से हम कैसे उससे लड़ाई लड़ें कि आप हमारे डेटा को थेफ्ट कर रहे हैं, और पॉर्न देखना हाँ, इलीगल भी नहीं है इंडिया उसकी में। हम लोगों को कंप्लेंट करना चाहिए। साइबर सेल है, जी उसमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं हम लोग कि हाँ, ये हमारे साथ हरेसमेंट किया जा रहा है या हमसे पैसा मांगा जा रहा है, ब्लैकमेलिंग जी। कर रहे हैं हमसे, तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर सेल में। लेकिन पुलिस वाले फिर उसको डांटेंगे, पुलिस वाले हड़काने लगते हैं उसको, पहले से वो डरा हुआ है। अब इस पर तो प्रशासन को कुछ अलग से इंतज़ाम करना चाहिए जी कि जैसे जो आदमी जाए वो भयभीत ना हो वहाँ। मान लो जब वादी ही भयभीत होगा जी जी तो मुलजिम का क्या होगा। सही कह रहे तो हैं इसलिए करना चाहिए सरकार को जी इस टाइप का कोई जी। इंतजाम करना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल है ना सर, ऑनलाइन लोन ले लेते हैं, लोन वाला सर आपने बहुत सुना है, हम लोग बहुत सारे लोन ले लेते हैं, और सर लोन लेने के बाद आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, एप्लीकेशन से जो लोन देते हैं, और सर लोन देने के बाद में फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, सारा डेटा ले लेते हैं आपके रिश्तेदारों का, और जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब तक आप किस्त दे रहे हैं तब तक दे रहे हैं, और बहुत ही उनकी इंटरेस्ट जो रेट होती है ना सर, बहुत हाई होती है। मतलब 10,000 का क्या पता आपको 15,000, 14,000, 17,17, 18,000 इतना आपके ऊपर वो फाइन लगा देते हैं, और उसके बाद सर उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो अगर सर ऐसा कोई उनके साथ कुछ कर रहा है तो क्या कर एक्चुअल सकते में हैं? ऐसा हुआ था जी कि ये जो बैंक, ये प्राइवेट लोग करते हैं, जो बैंकिंग बिजनेस चलाते हैं जी वो लोग ये करते हैं। जी जी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार, एक वकील ने गाड़ी प्राइवेट बैंक से ली थी, जी उसकी गाड़ी खींच ले गए थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। जी लेकिन उसके बाद से इनके खिलाफ भी रिटें होने लगी। जी जी अब वो इन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी। हम क्या कर सकते हैं, एक आम नागरिक क्या कर सकता है? सबसे पहले आम वो कहाँ नागरिक जाए? कंप्लेंट भी कर सकता है, जी। रिट भी फाइल कर सकता है, अच्छा, दोनों काम कर सकते हैं। कर सकता है। ठीक है ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल जो सर बहुत ही कल बेसिक अभी नॉर्मल मुद्दा था, अगर आपने सर महिला आरक्षण वाली बात जो थी, एज अ एडवोकेट आप क्या देखते हैं जो सरकार महिला आरक्षण बिल, इसके बारे में क्या आपकी एक्चुअल सोच है? में 2023 में जी महिला आरक्षण का कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, जी 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 सर्वसम्मत से पास हुआ था। जी लेकिन ये जो महिला जो 2023 से पास हुआ था, उसमें कहा गया था कि इसको जनगणना के बाद हम लागू करेंगे, जी। जनगणना के बाद लागू करेंगे। उसमें डिलिमिटेशन, परिसीमन भी उसी में शामिल था, था, हाँ, है ना सर? परिसीमन हाँ शामिल ठीक था। ठीक। तो अब जनगणना के बाद परिसीमन होना था, जी, परिसीमन के बाद इसको शामिल, तो जी, उन्होंने कहा जी। 34 में हम इसको लागू करेंगे। जी जी उसके बाद में गवर्नमेंट ने ये जो बिल लाई थी, जी ये 2023 का जो महिला आरक्षण अधिनियम था जी जी। उसका संशोधन लाई थी, हाँ ये बिल नहीं लाई थी। जी जी जी
तो इसमें क्या था, इनका निशाना तो महिला वाला नहीं था। हाँ हाँ, महिला का तो बिल पास हो चुका पास हो है। चुका था। उसमें आप चाहते तो 24 में रिजर्वेशन दे सकते थे महिलाओं जी को। जी 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 महिलाओं को तो 24 में रिजर्वेशन दे सकते थे, जी। 27 में चुनाव होने जा रहा है इसमें दे। लेकिन इनका निशाना ये नहीं था, इनका निशाना डिलिमिटेशन है, जी। जिस पर विपक्ष ने जिसका एतराज़ किया और वो बिल गिर गया। अच्छा अच्छा। तो विपक्ष भी इसमें दोषी नहीं है, जी क्योंकि सरकार की भी नीयत बहुत साफ नहीं थी। जी सरकार भी जब आरक्षण का विधेयक 2023 में पास हो गया, जी, तो आप 24 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें लागू करते। लेकिन लागू नहीं हुआ। वो लागू नहीं किया, जी। उन्होंने कहा 34 में लागू करेंगे। हाँ और जी जनगणना के बाद में जी अब कौन सी अर्जी आगे की जनगणना 2011, अब कहने लगे ये जो संशोधन कर रहे थे वो जी था कि हम 2 जनगणना बिना कराए हुए जी जी 2011 का जो सेंसस है जी उसके आधार पर रिजर्वेशन करेंगे। जी तो इसको विपक्ष ने विरोध किया, जी और विरोध करने के बाद में वो बिल गिर गया। जी। इसीलिए वो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, बल्कि ये महिला आरक्षण बिल में संशोधन था। महिला आरक्षण बिल में संशोधन था। संशोधन था, महिला आरक्षण बिल नहीं, वो तो पास हो चुका जी है। जी। सर, हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही गर्म मुद्दा है, जिनमें कुलदीप सिंह सेंगर, जैसे आपने बताया था कि आपकी भी 1-2 बार मुलाकात हुई है उनके, जिस समय वो बाहर थे। तो सर, कई बार हम देखते हैं माखी की जो जनता है, वहाँ की जनता है, उनको निर्दोष मानती है। आपको सर जनता की तरफ से नहीं, बल्कि एज अ एडवोकेट आप क्या सोचते हैं कि अभी जो उनको जमानत मिली उसके बारे में, या जो दिल्ली कोर्ट है या आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तो उन लोगों ने जो फैसले दिए हैं उसको लेकर ऐसा के क्या है, है? जी ये कोई आदमी दोषी है या निर्दोष है, जी जी ये जो ट्रायल कोर्ट की फाइल होती है जी उसमें जो एविडेंस होता है, जी जी जो गवाही पेश की जाती है, तो गवाही के बेस पर ही तय हो पाता है कि ये दोषी है या निर्दोष है। जी चूँकि कुलदीप सिंह की फाइल जो है जी ट्रायल कोर्ट की फाइल में को हमने पढ़ा नहीं है, जी जी इसलिए हम उनके मुतालिक ये नहीं कह सकते हैं, जी जी क्योंकि हमने फाइल ही नहीं पढ़ा है। जी जी उनकी ट्रायल कोर्ट की फाइल क्या गवाही है कि नहीं है, या उनके खिलाफ उनको फर्जी क्या काम किया गया, गवाही को इग्नोर किया गया, जी ऐसी कोई गवाही थी जी उनकी तरफ से जिसको कि इग्नोर करते तो छोड़ दिए जाते, तो ये हमने तो देखा नहीं अभी। तो जी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट जो था वो सही जी, है या नहीं है। हम्म, हाई कोर्ट में क्या हुआ, तो इस मामले में हम या तो फाइल पढ़ लें, उसके बाद बताएं। फाइल पढ़ने के बाद तो हम डेफिनेट कह सकते हैं कि दोषी है निर्दोष है। बट सर, जिन्होंने फैसला दिया है उन्होंने तो फाइल पढ़ के ही दिया होगा ना उस अब आधार पे। उन्होंने क्या, देखिए जी ऐसा है, स्टेजेस होती हैं। जी जैसे ट्रायल कोर्ट गलत फैसला देता है जी जी तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है। जी हाई कोर्ट गलत फैसला देता है, उसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में होती है। जी तो 3 स्टेजेस तो हैं ही इसके लिए। जी अगर जिन लोगों ने फैसला दिया है, अगर उन्होंने कानून को इग्नोर करके दिया है, तो हाई कोर्ट सेटिसाइड कर देगा। जी अगर हाई कोर्ट गलत सेटिसाइड करता है जी या गलत करता है, तो सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर देगा। अभी 3 स्टेजेस हैं उसमें। जी एक स्टेज खत्म हुआ है, सजा हो गई, हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। अगर हाई कोर्ट पाता है कि निर्दोष है, तो हाई कोर्ट इनके पनिशमेंट वो सेंटेंस को सेटिसाइड कर देगा। जी और उसके बाद वो मान लिया कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है, वो कहती है, शो कर लेती, कामयाब हो जाती है प्रमा फेसी साबित करने में कि नहीं, ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था, हाई कोर्ट ने गलत किया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड कर देगा और कनेक्शन को बहाल कर देगा। तो वो हमारे एविडेंस देखने के बाद ही हम बता सकते हैं, ऐसे हम नहीं कह सकते कि दोषी है या निर्दोष। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी रहा है वकालत के पेशे में, एडवोकेट के रूप में आप काम भी कई सालों से कर रहे हैं। तो सर, पावर और पैसा दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। क्या पावर और पैसे के दम पर न्याय को खरीदा या बेचा जा सकता है, या फिर ऐसी कोई कहानी जो रियल लाइफ बेस्ड हो, जो आपने देखी हो, जहां पर पावर और पैसे की वजह से फैसले को बदला गया हो, अपने अनुभव में, अपने पूरे काल में? देखिए ऐसा है, हमको ऐसा अनुभव नहीं है, जी क्योंकि मैंने पुअर्स के भी केस बहुत किए। जी मैंने बहुत पुअर्स के केस किए हैं जी और उनमें इंसाफ मिला है। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जी हो सकता है सच जी हो सकता है सच हो, कहीं पर पावर और पैसे की वजह से इंसाफ से महरूम हो गया हो आदमी, जी लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। क्योंकि भाई मैंने तो तमाम
गवर्नमेंट सर्वेंट के केसेस किए जिनके पास पैसा नहीं था, जी नौकरी से निकाल दिए गए, कई साल से नौकरी से बाहर रहे, उसके बाद बहाल हुए, उनको बहाल होने के बाद में पूरा एरियर के साथ बहाल हुए। जी तो इसलिए ऐसा वो यूनिवर्सल नहीं है, होता होगा। जी जी ये नहीं कहते हैं कि आजकल समाज में सब कुछ संभव है। तो जी। अच्छा सर, गाड़ी सर चालान जो होता है ना सर, काट देते हैं पुलिस वाले और उससे पब्लिक बहुत परेशान रहती है क्योंकि उनकी गलतियां भी रहती हैं। तो सर जो सड़कों पे जो चालान काटते हैं वो ऐसे होता है कि दिवाली की पर्चियां हों, वो काट देते हैं। तो लोक अदालत जो लगती है, तो क्या उसके थ्रू अपने पैसों को बचाया जा सकता है, चालान के पैसों को कम किया जा सकता है? नहीं, लोक अदालत में भी नहीं बचाया जा सकता। एक्चुअल में अभी एक शायद सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है, जजमेंट हम देख रहे थे तो भूल गए। जी उसमें ये आया था कि पहले क्या करते थे, ये लोग फ़ोटो खींच लेते थे, जी जी फ़ोटो किसी भी खींच लेते थे, खींचने के बाद चालान कर देते जी थे। जी लेकिन अब ये हुआ कि उसको आपको उससे बताना पड़ेगा कि आपका चालान मैंने किया है। जी तो अब इस पे पुलिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा, वरना पुलिस क्या करते थे, वो लोग फ़ौरन, आप गाड़ी से जा रहे हैं जी और थोड़ी सी गाड़ी आपकी आगे बढ़ गई, जी जी मतलब लाल बत्ती से आगे भाई ब्रेक क्रॉस कर लगाते गई। लगाते 1 मीटर भी आगे आ गए, फट से फ़ोटो खींच लिया उन्होंने। जी जी ठीक है, और आपको पता भी नहीं चला कि हमारा फ़ोटो खींचा है। जी तो इस पर अब ये हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं, उसको जो है बताना पड़ेगा कि आपका हमने फ़ोटो खींचा है, जी जी तो आपका चालान करना है, जी। गलत गलत आपने किया है। जी तो इस पर थोड़ा सा अंकुश लगा है। नहीं तो ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ है, अगर कई बार देखा है कि पुलिस वाले लोगों के साथ बदतमीजियां करते हुए दिख जाती, कई सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे। तो सर अगर सबसे पहले पुलिस अगर हमारे साथ बदतमीजी करती है कहीं पर, तो सर हमारे एक आम नागरिक होने के नाते क्या अधिकार हैं कानून ने जो हमें दिए हैं, जिनके तहत हम सर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं किन्हीं हम चीज़ों को ले? उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, जी, कहाँ कंप्लेन करें सर? कोई सुपरिटेंडेंट आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं जी कि आप जो है कि फला फला पुलिस अफसर ने या फला फला इंस्पेक्टर ने, जी कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने जी हमसे बदतमीजी की है जी और मिसबिहेव किया है, जी। और ये उसकी मिसकंडक्ट की परिभाषा में आती है, इसके खिलाफ आप जांच करें जी। और मिसकंडक्ट की जांच करने के बाद इनके खिलाफ सब पनिश करें। लेकिन सर फिर एविडेंस कहाँ से हम प्रूव करेंगे कि इन्होंने गाली दी एविडेंस है? तो आपका एविडेंस आपकी स्टेटमेंट होगा। नहीं, स्टेटमेंट में मान्य हो जाएगा हाँ, हमारा बिल्कुल सिर्फ माना कि इन्होंने जाएगा, बिल्कुल बदतमीजी माना की है जाएगा, या स्टेटमेंट गाली आपका माना गलौज जाएगा। किया है हमारे साथ? वो उसमें एक इंक्वायरी अफसर बनाते हैं वो, जी जैसे सीओ, उन्होंने सर्किल अफसर से कहा कि इसकी जांच जी करिए, इस जी कंप्लेंट की, जी तो उससे जांच करके आपका स्टेटमेंट लेता है वो, जी और स्टेटमेंट लेने के बाद अगर दोषी पाता है जी। तो फिर उनको शोकाज नोटिस तो दी सर जाती वो, क्योंकि देखिए सर, जब आप जिस प्रोफेशन में होते हैं तो सब लोग एक दूसरे से दोस्त के रूप में काम करने लगते हैं, मिल जाते हैं। तो एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, तो क्या वो दोनों आपस में मिल करके हमारे स्टेटमेंट को गलत? है। नहीं, ऐसा तो नहीं है फिलहाल, हमने तो देखा है, जी हमने तो कई पुलिस वालों को भी पनिश कराया है जी जी कि जिन लोगों ने गलत किया जी था जी उसके बाद में, और वो मिसकंडक्ट इनकी उनको मिली, जी पनिशमेंट हुआ। जी तो ऐसा नहीं है, होता है, कंप्लेंट पे कार्रवाई होती है। जी अभी जैसे हमने केस अभी दायर किया कुछ दिन पहले, जी तो एक इंस्पेक्टर थे, उनसे उनको एफआईआर दर्ज करनी थी और दर्ज नहीं की। जी वो एसपी के वहाँ चली गई लेडी, जी तो एसपी ने उसको कहा एफआईआर दर्ज करिए और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी सेटअप की, जी और सेटअप करने के बाद में उसमें उसको मिसकंडक्ट थी, जी। पनिश किया उसको, मतलब हम चाहें तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा करके शिकायत कंप्लेन कर सकते हैं। और जी सर। अच्छा सर, एक चीज़ है कि झूठे मुकदमे सर, कई बार सर आदमी आरोपी नहीं होता है फिर भी उसका नाम डाल दिया जाता है उसमें, एफआईआर में आपके। एक्चुअल में ये एक समाज की बुराई है। जी अब सपोज हमारी आपके भी मारपीट हो जाए, जी जी तो अब हम क्या करेंगे, आपके साथ साथ आपके भाई को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, जी आपके भाई को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, जी आपका और जानने वाला आदमी अच्छा। उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। जी। तो इससे क्या होता है कि ये समाज की बुराई है। तो सर अपने आप को सेव कैसे करें जब हम उस आरोप में उस समय घटनास्थल मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी हमारा एफआईआर में नाम हो गया, तो सर? एक्चुअल में इंडिया में इस पर कानून बहुत ज़्यादा नहीं है। जी एलिबाई की जो डिफेंस है कि हम वहाँ मौके पर नहीं थे, जी ये साबित नहीं हो पाती है, जी क्योंकि जो एविडेंस आता है, जी जी गवाह होता है, केस तो डिपेंड उस पर करता है, जी सज़ा देना न देना,
वो गवाह कहता है मौके पे थे ये, हमने इनको देखा है, हाँ हाँ भले ही हम नहीं थे वहाँ। जी तो जितने यहाँ केसेस होते हैं जी तो तमाम लोग ऐसा होता है मर्डर 2 आदमी करते हैं और उसके घर वालों को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता जी जी है। एक आध की भी दोस्त थे इनके, चलो इनको भी रखो। जी और आखिर में क्या होता है, एविडेंस भी आ जाती है उनके खिलाफ, वो थे नहीं उसमें, जी। और सजा भी हो जाती ऐसा कोई सर रियल बेस्ड कहानी आपको कुछ ध्यान हो कि ऐसा ऐसा हुआ हो और झूठी FIR हो? है। तमाम रोज ऐसा होता है, जी। रोज होता है कि झूठी FIR होती है और उसके बेस पे हो तो जाता ऐसे सर निर्दोष को भी तो सजा मिल रही है फिर है। जब मिल वो रही है, सजा बिल्कुल मिल रही तो है। ये कानून गलत हुआ ना सर फिर तो? बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन इस पर कोई, देखिए है क्या, जैसे हमने बताया समाज का दोष है जी भाई। अगर गवाह गवाही न दे झूठी तो सजा नहीं होगी, जी। लेकिन गवाह झूठी गवाही देता है, गवाह जो है झूठी गवाही देता है, जी। इसलिए सजा होती है। अच्छा अगर गवाही को झूठा माना जाए, हर गवाह को, जी हर गवाही को झूठे मान लिया जाए, जी तो जो दोषी है वो छूट जाएंगे। इसलिए कानून ऐसे लस्तम पस्तम चल रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर आपका नाम लिख गया तो हमारे पास कोई अधिकार और राइट्स बचते नहीं है कि हम बचते नहीं कैसे है कि हम उसी में डिफेंस कर लें। डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं अपना? नहीं, डिफेंस कर सकते हैं, जी। डिफेंस तो करेंगे ही, जी जी। लेकिन अब उसमें बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि हम थे ही नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उसमें अब आपको साबित करना होगा कि हमको झूठा फंसाया गया है। एक सर मैं आपको कहानी बताता हूँ। हुआ क्या था कि एक मेरा दोस्त था, उसके घर वाले जो वो दिल्ली में रह करके या कहीं दूसरी जगह पे रहकर तैयारी कर रहा था, और उसके घर में उसके गांव में लड़ाई होती है खेत को लेकर के या किसी दूसरे मैटर्स पे। अब बताइए, वो दिल्ली में था, उसका FIR में नाम डलवा दिया गया, अब वो निर्दोष फंसा हुआ है उसमें। हाँ, ये होती घटनाएं होती इस टाइप जी की। जी सर, अगला सर हमारा आपसे सवाल ये रहेगा कि सर जो महिलाएं हैं उनको सर ऐसे कौन से 3 बड़े बड़े अधिकार या कानून ने जो अधिकार दिए हैं जो हर एक महिला को पता होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है जो कि हमसे कोई नहीं छीन सकता? देखिए, महिलाओं के बहुत से राइट्स हैं। जी जैसे कोई अगर शादीशुदा औरत है, हस्बैंड नेगलेक्ट करता है तो गुजारे का मुकदमा कर सकती है। जी घर में परेशान करता है तो घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकती है। जी दहेज के लिए परेशान करते हैं तो दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर सकती है। जी ये उसके 3 राइट तो हैं ही। जी इनको कोई नहीं छीन सकता है, कोई कानून भी नहीं छीन सकता। और जैसे रेप का कानून है, जी पॉक्सो एक्ट है एक। जी रेप के कानून में कि अगर किसी औरत साथ किसी आदमी ने ज़बरदस्ती जी बलात्कार की कोशिश की तो वो अधिकार है उसको कि वो करे, उसके FIR करे और उसके खिलाफ केस कायम करे। इसी तरीके से अगर कम उम्र की लड़की है तो 16-18 साल से कम की है, उसके साथ भी कोई आदमी दुष्कर्म होता है, कुछ होता है, तो उसमें और धाराओं के साथ साथ जी पॉक्सो एक्ट भी लगेगा। जी पॉक्सो एक्ट में ये वो है कि जो विक्टिम है उसको बिना सुने हुए कोर्ट बेल नहीं कर सकती। तो ये राइट्स हैं। अच्छा सर, एक चीज़ इसी सिलसिले में एक सवाल मुझे ध्यान आ रहा है, क्लिक कर रहा है माइंड में, कि जो दहेज है ना सर, उसमें आपको लगता है आपने कभी ऐसा देखा कि झूठा दहेज का आरोप मैंने सुना है? दहेज के जो मैक्सिमम केसेस हैं, जी झगड़ा कोई और होता है और चूंकि ये कानूनी अधिकार मिला है महिलाओं को जी तो इसी का सहारा ले लेती हैं। जी ये मैक्सिमम ऐसे केसेस झूठे होते मैक्सिमम का जी। हैं। और पहले ये केसेस बहुत सख्त माने जाते थे, हम्म, जमानत नहीं होती थी, फौरन अरेस्टिंग हो जाती थी। जी जी जब पता चला कि लेडीज़ ने उसको हथियार बनाना शुरू कर दिया हस्बैंड के जी। खिलाफ, तो अब क्या है कि जैसे FIR होगी, हम्म, अरेस्टिंग नहीं होती है। जी, जी। अब क्या होता है कि थाना जो है हर सिविल कोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर खोला गया है, वहाँ पर इसको दोनों को भेज देते हैं। जी लड़का लड़की को दोनों भेज देते हैं कि मीडिएशन करें। जी जी वहाँ पर मीडिएशन होता है। मीडिएशन में बात चलती, वो एक सिविल जज रैंक के बैठते हैं, वो मीडिएटिंग करते हैं, बीच में दोनों को सुलह कराते कोशिश जी। करते हैं। अगर सुलह हो जाता है तो ठीक है, नहीं सुलह होता है तो वो रिपोर्ट भेज देते हैं थाने को कि इसमें मीडिएशन फेल हो गया है। तो पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करके या फाइनल रिपोर्ट लगा देती है या चार्जशीट फाइल कर देती है। जी
चार्जशीट के बाद में भी अब तो ये कानून हो गया है कि 7 साल की सज़ा तक के लोगों को अरेस्ट न किया जाए। तो इसमें जो दहेज वाले मामले हैं इनमें सज़ा 3 ही साल तक है, जी तो फिर भी अरेस्टिंग नहीं होती है। पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, फिर कोर्ट समन करती है। जी अच्छा तो अब काफ़ी जब से ये झूठे केसेस का वो प्रोपेगेंडा हुआ कि झूठ भी होता है जी और इसमें मीडिएशन होना चाहिए, तो फिर अब मीडिएशन भी होता है और अरेस्टिंग भी फ़ौरन नहीं। सर जैसे कोतवाली है, थाना है या चौकी है, कहीं भी है, कई बार सर आपने भी सुना होगा कि किसी काम को आप लेकर के गए वहाँ पर, या किसी कोई आरोप में आप गए वहाँ पर, तो कई बार लोगों से पैसे की डिमांड, रिश्वत की बात आपने भी सुनी होगी। तो ऐसा हाँ, सब ये सुना है। तो समाज में सुना तो है, उसी समाज में रहते हैं कि बाहर नहीं जी, रहते। तो उससे अपने आप को कैसे बचाएं कि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा एक्चुअल है? में इसकी भी कंप्लेंट हो सकती है, जी अगर थाना करता है तो एसपी को कंप्लेंट हो सकती है जी जी कि हमसे रिश्वत मांगी गई इसलिए हमारा ये काम नहीं किया इन्होंने, जी। इसलिए इनके खिलाफ जांच की जाए। और तो बांगरमऊ कोतवाली में मैंने सुना है सर, बहुत सारे दलाल जो लोग हैं जो केसेस को फाइनल कराने का काम करते हैं या फिर इस तरीके के काम में संलिप्त हैं, तो उनके लिए सर कोई कार्रवाई कुछ क्या किया जा सकता है? अब इनके लिए प्रशासन ही कर सकता है, जी और प्रशासन कुछ चुस्त हो जाए अगर तो सब खत्म हो जाएगा ये। जी लेकिन प्रशासन की चुस्ती के लिए कोई सख्त कानून बन जाए, और हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जी जी उनसे गुजारिश करेंगे इस टाइप का कुछ ऐसा कानून बनाएं जिससे थानों का भ्रष्टाचार, तहसीलों का भ्रष्टाचार, जी। ये सब खत्म हो। एक सर आपने वाक्य सुना होगा बहुत ही अच्छा सा, कि कानून अंधा है। क्या वाकई में कानून सर अंधा ही है? जैसा आपने बताया कि अभी कोई भी महिला जाए और उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दे, दहेज वाले में आपने बताया, है ना? अब और सर कानून वाकई में अंधा है कि तो सिर्फ ये देखिए, कहानी चल रही है? वो तो एक पिक्चर भी आई थी अंधा कानून, जी 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 एक पिक्चर भी आई थी। वैसे भी लोग कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग ये देखते हैं जी कि आदमी कलकत्ते में है जी और उसके खिलाफ एफआईआर यहाँ होती है, जी और उस आदमी को कि कोई नहीं सुनता है और उसको यहाँ आकर जमानत करानी पड़ती है, यहाँ आकर ट्रायल फेस करना पड़ता है, तो ये लगता है कानून अंधा है। अच्छा इसमें पुलिस की जो वो है, जी चूँकि पुलिस किसी केस की जांच नहीं करती है। अच्छा जब जैसे आपने एफआईआर लिखाई, जी जी तो एफआईआर में पुलिस का ऑफिसर जो है वो जांचकर्ता नहीं होता है, जी जांच अधिकारी नहीं होता है, बल्कि वो विवेचक होता है। विवेचक का मतलब ये है कि वो विवेचना करे कि इसमें कौन दोषी कौन निर्दोष है। जी जी लेकिन होता क्या है कि पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर जी। पाती है। जो आदमी कलकत्ते में था उसके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल कर, जी जो नामजद है उनके सबके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है। जी तो अगर ये पुलिस सही ढंग से विवेचना कर ले कि नहीं ये तो आदमी कलकत्ते में था, और पुलिस चाहे तो पुलिस को सब कुछ पता रहता है, पुलिस ये जानती है कि ये दोषी है या निर्दोष है, फिर भी जो है वो किसी में दोषी निर्दोष के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल कर देती है और दोषी को छोड़ देती कभी कभी। तो इसमें होना चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और इस टाइप की अगर शिकायतें आएँ, लेकिन अब वो शिकायत करे कहाँ आदमी? वो तो कहेंगे साहब मुलजिम शिकायत कर रहा है। जी जी अब कलकत्ता होने का कोई, भाई जैसे आप यहाँ हम लोग लखनऊ बैठे हैं सर, या कहीं कलकत्ते में है, तो कलकत्ते में होने का क्या सबूत उसके पास है कलकत्ते में कि लखनऊ में? जी जी तो अब कैसे साबित करेगा? तो इसलिए को अंधा कानून जो कहा जाता जी है, जी। वो इसीलिए अंधे कानून की कहावत है। सर हम लोग पता है आपको, हम लोग सर पॉडकास्ट के बिल्कुल अब अंत समय पे आ चुके हैं। इसमें सर एक राउंड होता है रैपिड फायर जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको सर 2 चीज़ें दी जाएंगी, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो सर आपको उसमें रैपिड फायर में सबसे पहला आपसे सवाल हमारा ये है, बांगरमऊ प्रशासन सर मजबूत है या मजबूर है? प्रशासन तो मजबूर नहीं होता है, प्रशासन तो प्रशासन होता है, मजबूर नहीं होता है, वो मजबूत है। मजबूत रहता है, हमेशा प्रशासन रहता है। बस मजबूती से काम न करे ये तो हो सकता है, लेकिन प्रशासन हमेशा मजबूत होता है। अच्छा, अगला सवाल सर आपसे है, सरकारी दफ्तर सेवा का केंद्र है या फिर वसूली सेंटर बन गया है? देखिए ऐसा है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि
सेवा का केंद्र भी है, वसूली का सेंटर भी है, दोनों। दोनों चीजें कैसे हो, एक चीज चूज करनी है। तो सेवा का सेंटर मानिए फिलहाल तो। लेकिन सर भ्रष्टाचार संलिप्त है। हाँ, भ्रष्टाचार लिप्त है, लेकिन सेवा का केंद्र फिलहाल अच्छा, है। अगला सर, आपका पक्का दुश्मन कौन है सर, भ्रष्ट अधिकारी या फिर उनके दलाल? देखिए, दुश्मन तो दोनों बराबर है, जी। दुश्मन तो दोनों बराबर है, क्योंकि दलाल ही वहाँ ले जाता है, जी। और दलाल की बात ही मानते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट जाएंगे, बातें नहीं मानेंगे हमारी। अगला सर हमारा सवाल ये है, सबसे आखिरी सवाल है आपके साथ में सर, ये पीआईएल जो अगली आप डालने वाले हैं वो किसके खिलाफ डालने वाले हैं? अगली पीआईएल कौन सी होने वाली है आपकी? अगली पीआईएल हम ये जम्मू तवी और अमृतसर एक्सप्रेस को बांगर मोड़ रोकने के लिए पीआईएल करेंगे। जी ये पीआईएल करेंगे। जी। हमारे साथ थे जो जाने माने यश भारती से सम्मानित फारूक अहमद साहब, जिन्होंने जनहित याचिका को एक हथियार बना करके बहुत सारे ऐसे तमाम काम करवाए हैं जिनको करवाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो हमारे बीच और फारूक अहमद साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, ये आपको वार्तालाप, ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा हमें लिख करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और लास्ट में एक अपील करना चाहेंगे, अगर ऐसे ही तमाम गेस्ट अगर हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पर देखना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टा पे फॉलो और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आप थे रवि के साथ खोपचा पर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सर आपका एक छोटा संदेश बांगरमो के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम बांगर मोड़ को बहुत विकसित जी देखना चाहते हैं, जहाँ पर रोजगार के अवसर हों, जी नागरिकों को रोजगार मिले जी और बांगर मोड़ विकसित हो जी। पूरी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया अपना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।